नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मीडिया डिक्शनरी और मैं हूं डॉक्टर भावना और हमारी ये मीडिया संवाद श्रृंखला है जिसमें हम खबरों की खबर रखने वालों की खबर लेते हैं यानी पत्रकारों से संवाद करते हैं और आज इसी क्रम में मैं आपको मिलाने जा रही हूं राजस्थान पत्रिका की मुख्य उपसंपादक तस्नीम खान जी से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मीडिया डिक्शनरी में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर भावना जी, बहुत शुक्रिया। और इससे पहले कि हम संवाद शुरू करें, थोड़ा सा ब्रीफ में मैं तस्नीम मैम के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि साहित्य और पत्रकारिता दोनों को साथ साथ लेके चल रही हैं और साहित्य सृजन किया और आपके पहले उपन्यास ए मेरे रहनुमा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया है और पत्रकारिता में जिस तरीके का लेखन कर रही हैं, जिस तेज धार से उनका लेखन है, उस लेखन की वजह से पत्रकारिता का जो मीडिया लाडली अवार्ड है वो आपको 2 बार मिला हुआ है। इसके साथ ही पंडित झाबरमल पत्रकारिता पुरस्कार से भी 2 बार सम्मानित किया गया है और आपकी कई कहानियों को दूसरी भाषाओं में भी उसका अनुवाद किया गया है। तो ये एक छोटा सा परिचय है मैम का। तो एक मैम, जो सबसे बड़ी जिज्ञासा है कि लेखन किस उम्र में शुरू किया आपने और ये लेखन का प्रोत्साहन कहाँ से मिला आपको? देखिए, लेखन जो है वो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट मांगता है कि आप किताबें पढ़ें या किताबों के आसपास रहें, किताबों के बीच रहें। लगातार जो साहित्य पढ़ते रहे हैं या फिर बचपन में जो हमें किताबें मिलती हैं, चाहे वो पत्रिका ही हो, कोई भी पत्रिका, साइकिल हो, बालहंस हो, तो उनसे कहीं न कहीं हम कहानियों के ज़रिए एक दूसरी दुनिया से जुड़ते हैं। या फिर मैं कहूँ चंपा और बाकी जो चाचा चौधरी इस तरह की जो हमारे लिए बच्चों की आती आया करती थी। तो ये पढ़कर जो कौतूहल बच्चों के मन में जागता है वो उनको दूसरी दुनिया में ले जाता है, वो उनकी अपनी दुनिया होती है। तो यूँ लगता है कि इस दुनिया के अतिरिक्त भी कोई और दुनिया होती है जहाँ आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं। तो बचपन से मुझे जो पढ़ा मैंने उसके ज़रिए मुझे दूसरी दुनिया का शौक रहा और लिखने की बात करें तो मैं स्कूल जो है वो आपकी डेवलपमेंट में बहुत बड़ी भागीदारी निभाते हैं। तो सरकारी स्कूल जो डीडवाना में है वहाँ मैं पढ़ी हूँ और वहाँ से मैं निबंध प्रतियोगिताओं में हमेशा भाग लेती रही, डिबेटर रही, मैं स्कूल टाइम में डिबेटर रही, कॉलेज टाइम में डिबेटर रही। तो मुद्दों को छान-छान के लिखना तो ये लिखने की एक प्रवृत्ति बनी। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं साहित्य में आऊँगी। मैंने पत्रकार बनने का सपना देखा था और वो पूरा भी हुआ, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं साहित्य की ओर जाऊँगी और मेरी किताबें आएँगी। लेकिन पत्रकारिता के दौरान ही ऐसा लगता रहा कि और भी कुछ है, एक बेचैनी ऐसी थी कि मुझे और भी कहना है, जो कि मैं पत्रकार होते हुए नहीं कह पा रही हूँ या फिर जी। अखबार या टीवी उसके लिए पर्याप्त नहीं है। मुझे और भी बहुत कुछ कहना था जो मैं अपने आर्टिकल्स के ज़रिए या अपनी रिपोर्टिंग के ज़रिए सामने लाती रही। तो उसके लिए एक नया रास्ता जो मुझे मिला वो साहित्य की ओर जाता था और वहीं से मैंने फिर एक उपन्यास लिखने से अपनी शुरुआत की। मेरी ये यात्रा साहित्य की यात्रा जो है उपन्यास से शुरू हुई थी। ये मैंने रहनुमा से जो बातें ज्ञानपीठ की नवलेखन प्रतियोगिता के तहत अनुशंसित और प्रकाशित हुआ था 2016 में। तो ये मेरे लिए माइलस्टोन रहा कि मैं जो कुछ भी कहना चाहती हूँ पत्रकारिता के अलावा, तो उसके लिए फिर मुझे साहित्य का रास्ता मिला और मैंने ये चुना और मुझे लगता है कि मैंने एक बेहतरीन रास्ता पाया, कुछ भी कहें। हम्म। आपके कुछ लेख पढ़े और उनको पढ़ते हुए लगा कि आपके लेख में जो बेबाकपन है, जो धार है, जो आग है और शब्दों को पिरोने की जो कला है, वो ये सारी चीजें एक साथ कैसे संभव हो पाई? मुझे लगता है कि इसकी कोई रेसिपी तो नहीं होती है, तो मैं नहीं समझ पाऊँगी कि मैं इसका जवाब कैसे दूँ कि क्या-क्या होना चाहिए। तो जैसे-जैसे मुझे ठीक लगता है मैं लिखती हूँ और एक जो बेबाकपन की बात जो आप यहाँ कह रही हैं, तो वो आपके किसी के भी भीतर या तो वो बाद में जो है वो लेते हैं अपने जीवन से, सीखते हैं या फिर आपके हम्म। बचपन में ही आपके अपब्रिंगिंग में वो आता है। तो मेरे साथ अच्छा रहा कि मेरी अपब्रिंगिंग में ये आया कि मेरे साथ बेबाकीपन था कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया कि आप पढ़ने जाती हो तो आपको रास्ते में कोई भी मिले तो आपको किस तरह से अपने लिए लड़ना है, आपको डरना नहीं है, आपको
क्योंकि एक लड़की होने के नाते और फिर कस्बों में जो पली-बड़ी है, उनके लिए सुरक्षा जो है वो एक बहुत बड़ा मसला है। हालाँकि सुरक्षा तो हर जगह मसला है, तो वहाँ पेरेंट्स ने कहा कि बाहर निकलना तो बंद नहीं करना है, बाहर जाना है। आपको हुँ, पढ़ना है, कुछ बनना है, तो आपको बाहर कैसे लड़ना है। तो वहाँ से एक कॉन्फिडेंस आता है, एक बेबाकीपन आपके अंदर आता है, तो मुझे लगता है मुझे भी वहीं से मिला बेबाकीपन। और दूसरी हुँ, बात ये है कि जब हम लिखना शुरू करते हैं, तो बहुत जी, सारे डरों को या बहुत सारे पूर्वाग्रहों को हमें दूर करना पड़ता है, क्योंकि फ़ायदा हुँ, वही उठा सकता है जो नुकसान के लिए कदम बढ़ाता है। अगर हम क्या मान लीजिए कि अगर मैं धर्म को लेकर ही इस तरह से करूँ कि नहीं धर्म के लिए सब कुछ अच्छा-अच्छा कहना है, अच्छा-अच्छा करना है या समाज के लिए सब कुछ अच्छा-अच्छा कहना है, वहाँ मैं रिस्क नहीं लेना चाहती अगर, तो मैं बेबाकी से नहीं लिख पाती। तो आपको हुँ, हमेशा ये चाह छोड़नी पड़ती है कि आपका समाज क्या कहेगा, आपका धर्म क्या कहेगा, आपके लोग क्या कहेंगे, आपके आस-पास के लोग क्या कहेंगे। अगर आप इस बात से उबर जाते हैं, तो निश्चित तौर पर विवाद आप हो जाते हैं और बाकीपन का मतलब मैं यहाँ पर ये कतई तौर पर नहीं लेती कि किसी की निजी तौर पर हम ना करें। लेकिन जब हम सामाजिक बात कर रहे हैं या धार्मिक जी, बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल न्याय की बात हो वहाँ और ख़ास तौर से मैंने महिलाओं पर काम किया है, तो हमने देखा है कि महिलाओं को किस तरह से धर्म के नाम पर जो है दबाया जाता है या उनको हमेशा पीछे धकेला जाता है, धर्म उनके आगे आड़े-आड़े लगाया जाता है। तो बिल्कुल हुँ, मुझे ये चीज़ें हमेशा से ऐसा लगा कि इनका विरोध होना चाहिए और मैंने अपने लेखन के ज़रिए उसका विरोध किया कि ऐसा सब नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से महिलाओं के लिए क्योंकि हम देखते हैं कि महिलाएँ जब नौकरियाँ भी कर रही हैं, तो उसके बावजूद उन्हें उन पर ये दबाव रहता है कि वो क्या पहने? हमारा तो ये कल्चर नहीं है, हमारे यहाँ तो हुँ, यही चलेगा, घर आओ तो आप घूंघट कर सकते हो, घर आओ तो आप दुपट्टा ले सकते हो, बाहर ऐसे रह लेना। तो ये जो 2 ज़िंदगियाँ दी है समाज ने, तो 2 ज़िंदगियों को होना चाहिए और उसके लिए थोड़ा-सा रिस्क लेना ज़रूरी होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम सच बात कहें या न्याय की बात करें, तो मुझे लगता है कि वहाँ फिर अपने आप जो शब्द हैं, वो विवाक होकर निकलते ही हैं। जब आपने रिस्क लेना सीख लिया है या जवाब देना सीख लिया है, तो फिर ज़रूर से कोई भी इस तरह की बात कर सकता है। क्या बात है। पत्रकारिता से पहले का संघर्ष और पत्रकारिता के दौरान का जो संघर्ष है, आप इसके बारे में कुछ बताएँ अपने अनुभव? जो पत्रकारिता से पहले का संघर्ष था या बाद का, दोनों ही संघर्ष अपने आप में हैं। मैं किसी को बड़ा या छोटा नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि बाकी संघर्ष तो होते हैं, आपको कुछ न कुछ बनने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो। लेकिन जी। महिलाओं के हाथ जो है, वो संघर्ष दोगुने आते हैं। इस बात से हुँ, हम नाइत्तेफ़ाक़ी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि एक महिला होने के नाते भी आपको कदम-कदम पर लड़ना पड़ता है। तो बिल्कुल पत्रकारिता जो है वो हमेशा से एक बेबाक जो है समझा गया है कि बोल्ड जो पेशा है वो है। पत्रकारिता हमेशा सभी जानते हैं। तो जब पत्रकार बनने का मैंने सपना देखा या मैंने जब इसका ज़िक्र किया या मैं ये करूँगी तब क काफ़ी सारे जो दबाव बहुत सारे दबाव थे जो समाज की तरफ से आए, जो मेरे आस-पास से आए कि ये क्यों करना है? बोल्ड पेशे में जाएँगे तो शादी नहीं होगी बच्चे की, हुँ, लोग ये समझा तो आप कुछ भी कर लो, कुछ और कर लो। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे पत्रकार ही बनना है। तो वो ये चाहे मैंने कह दिया हो कि नहीं मुझे यही करना है, चाहे मेरे पेरेंट्स ने कह दिया कि नहीं ये जो चाहेगी वो करेगी, लेकिन उसके बावजूद आपके सर से दबाव कम नहीं हो जाते। आपने कह हुँ, दिया, आप आगे बढ़ते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हर कदम पे वो प्रेशर जो है, समाज आप पर बनाता जाता है कि आप किसी भी तरह से पीछे हटे, आप छोड़ दें, क्योंकि ये जो पेशा है से लेके समाज भी आपको अपनाता नहीं है। कम से कम एक बहू के तौर पर तो नहीं अपनाता है। इन बातों को झेलना ही पड़ता है कि आपके लिए रिश्ते नहीं आएँगे, आपके लिए समाज जो है जैसे ही आप किसी महफ़िल में जाएँगे तो आपको अलग नज़रिए से देखा जाएगा, अरे इससे दूर रहो, ये बहुत बोल्ड है या मतलब हुँ, बोल्डनेस की परिभाषा जाने समाज ने क्या बना रखी है, हुँ, तो मुझे वो समाज की परिभाषा समझ नहीं आती। वो एक बिगड़ैल या हम कहेंगे कि वो इसको एक बिगड़ैल या बिगड़ी हुई लड़की कहते हैं।
लेकिन हुँ। मैंने एन्जॉय किया उस संघर्ष के दौरान भी बिगड़ी हुई लड़की होने का, क्योंकि बिगड़ी हुँ, हुई हुँ। इस तरह से कहते हैं कि बिगड़ी हुई लड़कियाँ, तो मुझे लगता है कि बिगड़ी हुई लड़कियाँ जो है वो बदलाव ला सकती हैं। वो कदम बढ़ाती हैं तो वो बदलाव लाती ही लाती हैं, ऐसी बिगड़ी लड़कियाँ। तो ऐसी बिगड़ी लड़कियाँ बहुत सारी होनी चाहिए, हर घर में होनी चाहिए। पत्रकारिता की बात की हम संघर्षों की बात अगर मैं यहाँ पर करूँ, कैसे भी करके मैं कई बार पत्रकारिता करते हुए या नौकरी लेते हुए समाज की तरफ से जो दबाव आए उनमें मैं बोलना चाहूँगी कि कई बार मैं सोचती थी कि क्योंकि दबाव बहुत ज़्यादा है, लेकिन ठीक है, उससे किसी भी तरह से ओवर हो गया। फिर जब पत्रकारिता में आए, तो पत्रकारिता में भी संघर्ष है, बहुत ज़्यादा संघर्ष है। हालाँकि ये आज़ादी मुझे शुरू से ही मिली एक अच्छे संस्थान में कि मैंने जो चाहा वो मैंने किया। मैंने अगर 2005 में जोधपुर से पत्रकारिता की शुरुआत की थी राजस्थान पत्रिका से, तो मैं आस-पास के गाँव-गाँव घूमती थी, बाड़मेर जिले के गाँव-गाँव क्योंकि इंटीरियर में जाके राजस्थान का एक अलग ही आता है। तो वहाँ पर भी मुझे महिलाएँ जो है वहाँ पर भी मुझे महिलाओं की पीड़ा दिखी। तो वहाँ से मेरा शुरू हुआ कि मैंने महिला मुद्दों पर या जेंडर सेंसिटिविटी पर लिखना शुरू किया और बहुत अच्छे से पब्लिश हुआ। बहुत बहुत उसके लिए एप्रिसिएशन मिला मुझे और बहुत मोहब्बत भी मिली संस्थान से। बहुत अच्छे से काम किया। लेकिन आगे जाके हम जब देखते हैं तो पत्रकारिता और पर्सनल लाइफ जो है महिलाओं की, जब ये टकराती है तो वहाँ आपके लिए थोड़ी-सी मुश्किल होती है। हालाँकि मैंने कभी अपनी नौकरी को ब्रेक नहीं किया, जबकि आपका जब बच्चा होता है या हुँ, हुँ। मैटरनिटी लीव होती है और या फिर शादी होती है, तो मेरी शादी या बच्चा ये सब मेरे पत्रकारिता करियर के दौरान ही मेरी ज़िंदगी में बदलाव आए। लेकिन थोड़ा-सा तकलीफ पाकर दोनों को मेंटेन किया तो क्या वो हो बात है। गया और कुछ संस्थान जो है ना, संस्थानों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि अगर वो कोऑपरेटिव है, वो हुँ, जेंडर सेंसिटिव है, तो महिलाएँ अपनी नौकरी ब्रेक किए बिना भी आराम से काम कर पाती हैं। और पत्रकारिता में अगर हम इससे भी आगे जाकर बात करते हैं, तो बड़ी जो चुनौती आती है, वो आती है बीट को लेकर हुँ। कि जो में बीट होती है, क्राइम बीट होती है, कल्चरल बीट होती है, वन विभाग होता है, महिला बाल विकास, आप सभी जानते हैं कि सभी तरह की वहाँ पर बीट होती है। जी। तो महिलाओं को जो हमेशा सॉफ्ट माना जाता है, महिलाओं को सॉफ्ट तरह का काम दिया जाता है, तो वो वहाँ पर महिलाओं को पुरुषों की तुलना में डबल मेहनत करके, दोगुनी मेहनत करके ये जताना पड़ता है कि नहीं मैं भी क्राइम रिपोर्टिंग लायक हूँ या फिर हुँ, मैं भी एक बड़े का ज़िम्मा या सचिवालय का ज़िम्मा या राजनीति का ज़िम्मा मैं भी सँभाल सकती हूँ। इसके लिए उनको जो है पुरुषों की तुलना में प्रूव करना पड़ता है। और ये प्रूफ जो हुँ, है वो कदम-कदम पर करना पड़ता है कि नहीं मैं बेहतर कर सकती हूँ। हालाँकि जब आप बहुत साल ये इस काम में बहुत साल लगते हैं कि आप स्थापित हो चुके हैं, उसके बाद नहीं आती दिक्कत। लेकिन उस स्थापित होने के दौरान आप कई बार टूटते हैं, कई बार पीछे हटते हैं, फिर एनर्जी को जुटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो वो कहीं न कहीं है कि हमें पुरुषों की तुलना में महिलाओं को जो मौके हैं, वो यहाँ पर हुँ, कम मिलते हैं। हुँ, हम करें तो यूँ लगता है कि महिलाएँ नहीं कर पाएँगी, चाहे वो उनको प्रूव करना पड़ता है कि नहीं हम 8-10 घंटे हम नाइट शिफ्ट सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ कर पाते हैं, लेकिन ये प्रूव करना पड़ता है कदम-कदम पर, तो ये थोड़ी-सी दिक्कत है। जबकि ऐसा होना चाहिए कि बिना प्रूव किए ही उनको मौके मिलते रहें और वो आगे बढ़ती रहें। तो हुँ, हुँ, पत्रकारिता में भी बाकी जो फ़ील्ड्स हैं, उनकी तरह एक संघर्ष तो है महिला होने के नाते। हुँ, हुँ। कहा जाता है कि स्त्रियों के लिए 10 टू 5 वाली जॉब बहुत अच्छी होती है और टीचिंग और बैंकिंग इसीलिए प्रेफ़र किया जाता है। ऐसे में पत्रकारिता जैसी कंकरीली और पथरीली राह आपने क्यों चुनी? मुझे ये लगता था कि मुझे कुछ अलग करना है। हमारे परिवार में काफ़ी जो है वो वर्किंग हैं, वो सब टीचर सभी टीचर। तो हुँ, मेरे हुँ। साथ भी यही हुआ कि आप टीचिंग जॉब कर लो, तो टीचिंग जॉब बहुत ज़िम्मेदारी भरी है और उनकी वज़ह से हम लोग पढ़े हैं या हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और अन्य हम सेवाओं की बात करें तो वो भी बहुत रिस्पेक्टफुल है। लेकिन अगर हुँ, इनसे इतर कोई लड़की करना चाहे तो उसको भी एक्सेप्टेंस
होना चाहिए, उसको भी समाज, घर सभी एक्सेप्ट करें कि नहीं कुछ अलग करना चाहती है। हुँ, हुँ, तो 10 टू हुँ, 5 मुझे नहीं चाहिए था, मैं आज भी 2 से 10 की शिफ्ट करती हूँ ऑफ़िस में और शुरू से यही करती आ रही हूँ। तो मुझे कभी ये नहीं लगा कि लेट नाइट है। ऐसा है कि जयपुर जो है थोड़ा सुरक्षित भी है, तो कभी जी। ऐसा नहीं लगा। जब अखबार में थे, अभी मैं टीवी में हूँ पत्रिका के, और जब अखबार में थे तो उस वक़्त तो रात को 11 भी बज जाते थे, 12 भी बज जाते थे पेज छोड़ते हुए, तो कभी ऐसा हुँ, लगा नहीं। तो सुरक्षा भी एक मुद्दा होता है, तो वो यहाँ पर काफ़ी है। लेकिन हुँ, हुँ, 10 टू 5 वाली जो जॉब है, उनको एक आरामदायक या कम्फर्ट ज़ोन में माना जाता है। और हुँ, 10 टू 5 वाली जॉब के लिए मुझे भी ये कहा गया, आप टीचर बन जाओ, अगर आपको घर से बाहर ही निकलना है, आपको नौकरी ही करनी है, तो नहीं, बेशक टीचिंग एक बहुत अच्छा, सभी फील्ड अच्छे हैं, जहाँ-जहाँ भी महिलाएँ जाएँ, लेकिन मुझे कुछ डिफरेंट करना था। तो ये हुँ, ज़िद हुँ, थी कि कुछ अलग करना है। अलग का मतलब ये है कि कहीं कोई मुझे दूर-दूर तक पत्रकार स्त्री नहीं दिखाई देती थी, तो मुझे लगता था हुँ, मुझे पत्रकार ही बनना है। तो हुँ, वो हुँ, ज़िद जो है वो, और करियर थी, और करियर को लेकर मैंने उसको चुना था, और इसके साथ मैं पैशनेट रही हूँ लिखने को लेकर। तो वो आप आर्टिकल या किताबें कहीं पे भी आप देखेंगे तो आप समझ पाएँगे कि मैं लिखने को लेकर पैशनेट रही हूँ। तो ऑफ़ कोर्स मुझे इसी फ़ील्ड में आना था, और कुछ हुँ, नया जो है वो डिस्कवर करना है, कुछ नया देखना है, कुछ हुँ, नई ज़िंदगियों से जुड़ना है। ये चाह हुँ, आपको इस फ़ील्ड में ले ही आती है कि पत्रकारिता जो है बहुत ही अच्छा ऐसा पेशा है, मुझे लगता है कि हम सिर्फ़ एक नहीं, कई सारी ज़िंदगियाँ एक साथ जीने को यहाँ पर मिलती है। हम देखते हैं कि हम जब बाहर निकलते हैं, दिन में अगर हम 4 जगह भी रिपोर्टिंग करने के लिए जाते हैं, तो हम अलग-अलग तरह के लोग, दुनिया उतनी-सी नहीं होती जिसमें हम जी रहे हैं। तो हम इन तरह की दुनियाओं को 2-4 देखते हैं। तो इसने हुँ, हुँ, इस डिस्कवरी ने मुझे यहाँ पर बनाए रखा, और 19 साल जो है हो चुके हैं मुझे पत्रकारिता में। तो ये जो खोजने की बात आती है, तो यूँ लगता है कि ये जॉब फैक्टर है। और 10 टू 5 के लिए आपके घरवाले भी आपको इसलिए या आस-पास के लोग भी इसलिए फ़ोर्स करते हैं कि वो एक ऐसी महिला चाहते हैं जो 10 टू 5 नौकरी करे आराम से, और सुबह-शाम आपके घर का काम भी करे। तो यहाँ पर कहीं न कहीं ये प्रेशर जो है वो कम करना चाहते हैं लोग या समाज, या मैं ये कहूँ, मैं पितृसत्ता अगर कहूँ तो उसका मतलब सिर्फ़ पुरुषों से नहीं है। हुँ, हुँ, पितृसत्ता अलग है ना? तो पितृसत्ता अगर वो चाहती है कि आप ऐसी ही कोई जॉब ढूँढो या ऐसा ही जॉब करो, अगर वो इन शर्तों में बाँधती है, तो वो बिल्कुल यही है कि आप उनकी आँखों के सामने रहो, सबसे बड़ी बात, उनकी रेखी जो है वो पूरी होती रहे, और दूसरा ये है कि हुँ, आप सुबह का काम भी ना छोड़ो, शाम का काम भी ना छोड़ो, उनको नाश्ता भी समय पे मिले, रात का जो डिनर है वो भी समय पे मिले। तो ज़िंदगी महिलाओं की इतनी-सी नहीं है, ज़िंदगी इससे आगे बढ़कर है। तो मैंने जो समय है वो भी इससे आगे बढ़कर ही लिया कि मुझे रात तक भी जॉब करने में कोई दिक्कत है नहीं। तो हुँ, हुँ, बस इसीलिए मुझे ये जॉब पसंद है। जी। पत्रकारिता का क्षेत्र महिलाओं के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है और एक महिला होने के नाते एक महिला पत्रकार को किन-किन समस्याओं से जूझना पड़ता है? देखिए, सबसे पहली बात वही है कि ज़िंदगी में जब मोड़ आता है, मोड़ इन द सेंस जब आपकी शादी होती है, जब आपका बच्चा होता है, तो वो एक बड़ा फ़ेज़ होता है जब आपको आपकी जॉब जो है वो ड्रॉप करनी पड़ती है। तो हुँ, यहाँ पर ये सबसे बड़ी चुनौती है, हमेशा हमने देखा है कि पत्रकारिता में इस समय में जो महिलाएँ हैं वो ज़्यादातर ड्रॉप आउट हो जाती हैं, फिर वो जब 5-7 साल बाद फिर से आती हैं, तो उनके लिए वहाँ पर मुश्किल होता है। जगह भी बनानी मुश्किल होती है, काम करना भी मुश्किल होता है, हर तरह की मुश्किलें वहाँ पर आती हैं, क्योंकि जो संस्थान होते हैं वो सपोर्टिव नहीं होते, या जो टीम होती है वो सपोर्टिव नहीं होती, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है महिलाओं के लिए। जबकि अगर हमने जो बात की, अगर हम सरकारी नौकरियों की बात करें, या फिर हम हुँ, 10 टू 5 वाली जो हम जॉब्स की बात करें, वहाँ पर महिलाओं को ये दिक्कतें नहीं आती। वहाँ पर हुँ, महिलाएँ जो हैं वापस शुरुआत कर सकती हैं, लेकिन पत्रकारिता जो है उसमें आपको दूसरा मौका जो बहुत मुश्किलों से मिलता है। उनमें भी हुँ, अगर हम 10 में से
महिला किसी तरह से अपनी जगह बना ले वो बात अलग है। बाकी महिलाओं के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है कि वो वापस से यहाँ पर आएँ या दोबारा से अपना दूसरी पारी की शुरुआत करें। तो किसी भी संस्थान में कोई भी जॉब हो, दूसरी पारी हुँ, की शुरुआत के लिए महिलाओं को अच्छे मौके मिलने चाहिए। हुँ, पत्रकारिता हुँ, में ये मौके बहुत कम है या फिर मैं ये कहूँ कि नहीं के बराबर हैं और कई संस्थानों में देखा है या साथियों को मैंने देखा है कि जब ऐसा कोई फेज़ आता है कि उनको लंबी छुट्टी पर जाना है, तो उन पर ये भी दबाव होता है कि वो नौकरी छोड़ दें। वो संस्थान की हुँ, तरफ से भी आते हैं वो दबाव। हुँ, तो हुँ, नौकरी जो वो किसी भी महिला के लिए तो बहुत ज़रूरी है। पुरुष के लिए ज़रूरी है, उसे उसका घर चलाना है, लेकिन महिलाओं के लिए उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनको सिर्फ़ घर चलाने का दबाव नहीं है। उनके लिए उनकी आज़ादी जो है, उसका मतलब है नौकरी। नौकरी उसके साथ जुड़ी है, उनकी आज़ादी के साथ में जुड़ी है, जो वो हुँ, बाहर जा सकती हैं, अपनी मर्ज़ी से पैसा खर्च कर सकती हैं या फिर किसी से उनको माँगना ना पड़े, वो सम्मानजनक स्थिति में जी पाती हैं। तो इस सब में नौकरी एक अहम रोल होती है। तो नौकरी उनसे न छीनी जाए, उन पे ये दबाव ना बना जाए, तो ये एक बड़ा संघर्ष है महिलाओं के लिए, तो संस्थानों को इस तरह से सपोर्टिव होना चाहिए महिलाओं के हक में या फिर महिलाएँ जो हैं, वो भी अपने लिए इस तरह का माहौल तैयार करें कि वो दूसरी पारी की शुरुआत करें या फिर अपनी नौकरी जो है वो जारी रखें। इसके अलावा संघर्ष होते हैं कि आपको इंटीरियर में जाना है, तो वहाँ हुँ, बिल्कुल आपकी सिक्योरिटी को लेकर संघर्ष होते हैं। हुँ, मेरे पास बताती हूँ कि मेरे पास वन विभाग था किसी समय में, तो हुँ, मैं जयपुर के ही जंगल में चली गई स्टोरी करने के लिए। तो मैं जी। बहुत डरी हुई थी, 2 साथ भी थे लेकिन मैं बहुत डरी हुई थी। हुँ, हुँ, लगातार बिल्कुल मैं अपने चेहरे पे नहीं आने देती थी, कॉन्फिडेंस हुँ, वही हुँ, रहता है। लेकिन मैं बिल्कुल उस 3 घंटे की उस जंगल में जो रिपोर्टिंग के लिए गई, तो उस फ़ोटोग्राफ़र भी हमारे साथ थे हमारे संस्थान के, तो उनके साथ मैं गई। मैं लगातार डरी रही। सुरक्षा का जो भाव है वो महिलाओं के साथ चिपका रहता है, वो किसी पे आसानी से विश्वास नहीं कर सकती। ये उनके लिए जी। ठीक भी नहीं रहता विश्वास करना। तो बहुत ज़्यादा डर के मैं वो रिपोर्ट करके लाई, हालाँकि वो रिपोर्ट बहुत अच्छी बनी और बहुत अच्छा छपा, लेकिन वो 3 घंटे जो थे मेरे लिए, तो वो जो भाव है वो भाव भी आपके लिए संघर्ष का काम करता है। आप 3 घंटे एक ट्रॉमा में जी रहे हो कि हुँ, वापस कब आऊँगी, वापस जा पाऊँगी, जा पाऊँगी। तो हुँ, ये हुँ, भी महिलाओं के लिए चुनौतीपूर्ण है। हालाँकि जो है संस्थान बिल्कुल सुरक्षित माहौल देते हैं इसके लिए, हुँ। लेकिन उसके बावजूद भी कब क्या हो इसके लिए महिलाओं को तैयार यहाँ पर रहना पड़ता है, ख़ास तौर से रिपोर्टिंग को लेकर। अभी आपने अपना एक अनुभव साझा किया कि जब वन विभाग आपके पास था, उसकी रिपोर्टिंग करने के लिए आप गई, तो किस तरीके से वो 3 घंटे का समय जो आपने काटा, अंदर से डर लेकिन बाहर से दिखाना नहीं है, बाहर से आपको वो हौसला बनाए रखना है। तो इसी तरीके के कुछ और अनुभव हम चाहेंगे कि आप साझा करें क्योंकि जो नए साथी हैं जो इसमें आ रहे हैं और खास तौर से महिला पत्रकार, उनके लिए ये बहुत ही सीखने के लिए चीज़ होगी कि जब आप फील्ड में जाते हैं, तो आपकी अपनी क्या तैयारी होनी चाहिए? जी। बिल्कुल। जिस दिन मैं जंगल गई तो वहाँ मैं निश्चित तौर पे उस समय तो मोबाइल में लोकेशन होती थी, तो मैं लोकेशन जो है वो लाइव लोकेशन शेयर कर देती हूँ अपने परिवार के साथ में, तो हुँ, ध्यान हुँ। रहे। लेकिन जी। मैं 2005 की बात करूँ मैं जोधपुर में थी, तो जोधपुर मैं हर संडे संडे के रोज़ मेरा ऑफ होता था, मैं हर संडे वहाँ पर गाँवों के लिए निकल जाती थी आस-पास के। तो मेरी कई गाँवों के लिए जर्नी रही, तो बालोतरा में गई वहाँ से बस के ज़रिए, बालोतरा से मुझे आगे सिवाना गाँव है वहाँ पे, वहाँ हुँ, जाना हुँ। था मुझे, वो बाड़मेर जिले के तहत आता है, तो पानी पर स्टोरी करने के लिए मैं गई थी। तो जी। वहाँ अकेले पूरा रेगिस्तान का इलाका आप अकेले हैं, लोग आपको क्योंकि आप अलग ही दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे, तो वो लोग आपको अलग ही तरह से दिख रहे हैं। जीप उस वक़्त चला करती अभी भी चलती है रेगिस्तानी इलाकों में कि आपको गाँव के तक जाना है तो जीप ही लेनी पड़ेगी, इसके अलावा आपके पास में कोई साधन नहीं है। अब मैं हुँ, इतने हुँ। सारे पुरुष लोगों के बीच में जीप में बैठी हूँ हुँ। और मुझे इतना डर लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ कि मैं जी और पूरी चारों तरफ रेगिस्तान है, कहीं पे कुछ भी नहीं है, कोई
कोई और दिखाई नहीं देता है, कोई महिला दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि उस समय ऐसा था गाँव में कि महिलाएँ नहीं निकलती थी घरों से बाहर, सब हुँ, पुरुष ही पुरुष दिखाई दे रहे हैं और पूरा रेगिस्तान है दूर-दूर तक आप देखोगे। अब मैं उस जीप में बैठ तो गई उस गाँव तक जाने के लिए, लेकिन मेरी हालत खराब थी और मुझे लगता था कि उस वक़्त मोबाइल लोकेशन नहीं ये सब नहीं था। तो जी। मैं बस यही सोचती रही, उस वक़्त भी बस मन में यही था कि किसी तरह से स्टोरी करके वापस पहुँच जाऊँ जोधपुर तक। तो वो यात्रा भी हालाँकि जो लोग हैं आप डेयरिंग होते हैं, तो आप में करेज है, तो ज़रूर से लोग आपके चेहरे से, आपके आँखों से समझते हैं कि तो हुँ, इस तरह की छेड़खानी या इस तरह का मुझे नहीं फेस करना पड़ा, लेकिन मैं डरी रही। मैं पूरे रास्ते हुँ, उस जीप और रेगिस्तान को देखती रही, कभी रास्ता देखती, कभी वो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनको देख रही हूँ। तो एक हुँ, अजीब-सा माहौल जो है वो बना और लौटते में शाम हो चुकी थी, तो मेरे लिए और भी हुँ, ज़्यादा था और लोग इतने भी समझदार गाँव में नहीं होते कि आपको ये विश्वास दिला सके कि नहीं आप सुरक्षित हो या अपने हुँ, व्यवहार के ज़रिए या फिर उनको ऐसा ज़रूरी नहीं लगता होगा शायद। हुँ, हुँ, तो बिल्कुल मैं वापस आते हुए भी मैंने एक जीप का सहारा लिया, वहाँ से मैं बस स्टैंड से पहुँची और शाम का वक़्त हो गया था। मुझे लग रहा था कि आज तो जो है नाना-नानी इनको पता चलेगा, ये पता नहीं कैसे आई है, तो ज़रूर से नौकरी आज तो छुड़वा ही देंगे क्योंकि सुरक्षा की बात होती है, वहाँ आपको बैंक में जाना पड़ता है। लेकिन हुँ, लकीली रात गए भी मैं बहुत सुरक्षित तौर पर जैसे-तैसे पहुँची। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो महिलाओं के ना होने की। अगर सड़कों पर हुँ, महिलाएँ नहीं हैं, कहीं न कहीं आप डर हुँ, जाते हैं। तो गाँवों में आपको यही है कि आपको महिलाएँ रेगिस्तानी इलाकों में हम देखते हैं, दूर-दूर तक हुँ, नहीं दिखेगी, सिर्फ़ पगड़ी में वो पुरुष ही दिखेंगे। तो हुँ, ख़ैर वो हुँ, भी मेरी स्टोरी बहुत अच्छे से लगी पत्रिका में और लेकिन हर गाँव तक जाने के लिए मैंने ये रिस्क उठाया। हर दिन मुझे लगता था कि मैं वापस लौट पाऊँगी या नहीं लौट पाऊँगी। तो और बहुत कुछ डायरी में मैं दर्ज करती थी। तो हुँ, यही हुँ, सब डर जो है दर्ज करती रही उसके क्या साथ। बात है। जी। कहा जाता है कि मुख्य धारा की मीडिया से सामाजिक सरोकार कहीं पीछे छूट रहे हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और क्या मुख्य धारा की मीडिया में सामाजिक सरोकारों से संबंधित मुद्दों की वापसी संभव है? सबसे पहले तो वापसी की बात करूँगी कि वापसी बेशक संभव है और वापसी होगी इन मुद्दों की क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया एक तरह से भीड़ की तरह आया है, हम देखते हैं कि सोशल मीडिया हुँ, बहुत तेज़ी से आया है और इन्होंने लोगों के दिमाग पर असर किया है कि उन्हें किस तरह की खबरें देखनी है। हम जब देखते हैं कि एक अगर आप देखिए कि बलात्कार की कहीं घटना हुई है, तो उसको ऑनलाइन डिजिटली पढ़ने वाले या फिर यूट्यूब पे देखने वाले व्यूअर्स ज़्यादा होते हैं, बजाए इसके कि एक घड़े पानी में जो है वो 2 दिन, 3 दिन रेगिस्तानी इलाके का एक घर निकाल रहा है। तो पहले हम इन कहानियों पर ये इन स्टोरीज़ को करने के लिए लालायित रहते थे। आज भी करती हूँ मैं इन स्टोरी को आज भी नहीं छूटा है कि कहाँ हुँ, पर क्या दिक्कत है? बच्चे हुँ, स्कूल जा पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं? बच्चों के पास हुँ, स्कूल ड्रेस है या नहीं है? आंगनबाड़ियाँ उनको पर्याप्त खाना दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? लेकिन आज हम देखेंगे कि मीडिया के हर प्लेटफ़ॉर्म से इस तरह की चीज़ें गायब हैं। महिलाएँ जो है किन-किन मुद्दों से जूझ रही हैं, बुज़ुर्ग किन मुद्दों से जूझ रहे हैं, आदिवासी किन मुद्दों से जूझ रहे हैं। हम देखते हैं कि राजनीति के अलावा या फिर हम ये भी देखते हैं कि अपराध को पूरी तरह से हम देखते हैं। अपराध और राजनीति के अलावा इन इस वक़्त में कोई खबर कहीं पर भी नहीं चल रही। तो ये हमारी सामाजिक पत्रकारिता के लिए एक बेशक बुरा दौर है और सामाजिक पत्रकारिता बहुत अहम है समाज को दिशा दिखाने के लिए, समाज की प्रेरणा के लिए, समाज में संवेदनाएँ जो है वो भरने के लिए, उनको जेंडर सेंसिटिव बनाने के लिए, हर तरह से सामाजिक पत्रकारिता की हमेशा हमने ज़रूरत रही है और हमेशा ऐसी स्टोरीज़ की है, ह्यूमन एंगल स्टोरीज़ जिन्हें हम कहते हैं। हुँ, हुँ, लेकिन आज अगर गिने तो चाहे वो टीवी पत्रकारिता है, कुछ यूट्यूबर्स के नाम छोड़ दें क्योंकि एक बहुत बड़ा समूह के अलावा एक बहुत छोटा-सा समूह है, उस
समूह को हम छोड़ दें तो वो बहुत छोटे लेवल पे कर रहा है। बाकी तो मुख्य मीडिया जो है वहाँ से ये चीज़ें गायब है। पहले किसी गली में अगर 2 दिन पानी नहीं आता था तो ये भी बड़ी खबर होती थी। अब तो आपके हुँ। यहाँ पे 4 दिन आए तो कोई खबर नहीं चलाएगा, आप चाहे कितनी ही माँगे। ऑफ़िस में पहले लोग अपने कागज़ लेके आते थे कि ये 2 दिन से बिजली काट रखी है, तो उनसे हम 4 घंटे बात करते थे और फिर एक प्रूफ़ के साथ अच्छी-सी खबर लगाया करते थे। लेकिन अब वो सब कुछ एक तरह से पीछे छूटता चला जा रहा है। लेकिन हमेशा दौर जो है वो बदलते रहे हैं, तो मैं उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि ये दौर फिर से बदलेगा और हम फिर से उन संवेदनाओं की ओर लौटेंगे। आज सबसे ज़्यादा अपराध और राजनीति की खबरें देखी जा रही है, पढ़ी जा रही है। लोगों को ये मतलब नहीं है, जबकि आम नागरिक जो है उसको ये पता होना चाहिए कि उसके साथ वाले घर में खाने के लिए है या नहीं है। उसके जो बाकी हम दिवाली मना रहे हैं, तो बाकी लोगों के पास दीपावली मनाने के लिए कुछ है या नहीं है, वो किस तरह से मनाएँगे। तो ये सारी चीज़ें पहले पूरी यही हुआ करती थी। और दूसरी हुँ, हुँ। खतरनाक सी बात है इस वक़्त मीडिया के साथ में कि हम मीडिया की जब पढ़ाई करते हैं तो उसमें तो होता ही है। उसके साथ ही जब हम फ़ील्ड में आते हैं या संस्थानों के साथ आते हैं, तो वहाँ भी हम यही देखते हैं और यही करते हैं कि हम हमेशा उन स्टोरीज़ को प्राथमिकता देते हैं जो जनता के हित में और सत्ता के खिलाफ होती है। तो कभी भी अगर कोई योजनाएँ शुरू की जा रही है तो हम हमेशा योजना का वो वीक पॉइंट निकाल के लाते थे जहाँ से जनता उससे उसको फेस करेगी या जनता के लिए वो गलत होगा। तो आजकल हुँ, हुँ। ऐसी स्टोरीज़ पर काम नहीं हो रहा है कि इस हुँ। योजना में क्या है। सत्ता पक्ष जो कहता था तो अ, उसका जो भाषण है या बाइट है उसमें से वो चीज़ निकाल के पब्लिश की जाती थी जहाँ वीक पॉइंट है, जो जनता के हुँ। खिलाफ है, जो जी। जनता के खिलाफ जनता के पक्ष में जो पत्रकारिता है, वो कहीं न कहीं अभी उसका दौर जो है वो थोड़ा धीमा पड़ गया है या नहीं नहीं के बराबर है। तो पत्रकारिता तो दरअसल है तो जनता के ही पक्ष में, है समाज के लिए, तो बिल्कुल हुँ, वो हुँ। उसी तरफ लौटेगी और ज़रूर से समाज के साथ ही खड़ी मिलेगी। कभी-कभार दौर ऊपर-नीचे होता है, तो ठीक है, हम उसके लिए भी तैयार हैं कि अब हम फिर हाँ। से उसी दौर में से गुज़रेंगे जब हम फिर से बिल्कुल समाज के साथ ही खड़े होंगे और दूसरा जो दर्शक वर्ग है या पाठक वर्ग है, एक बड़ा मैं उनको भी यहाँ पर शामिल करना चाहती हूँ कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं, वो क्या हुँ। देखना चाहते हैं। इस पर भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है पत्रकारिता पर कि वो तो जैसा कि मैंने कहा कि अपराध की खबरें देखना चाहते हैं, हुँ, वो हुँ। इज़राइल की खबरें वो सिर्फ़ राजनीति की खबरें देखना चाहते हैं। अगर वो वही जो दर्शक हैं, वो समाज के लिए की गई पत्रकारिता को अगर मिलते हैं, तो ज़रूर से पत्रकार भी उस ओर लौटेंगे, संस्थान भी उस ओर लौटेंगे। तो दर्शकों पर भी एक बड़ी ज़िम्मेदारी है कि उनको क्या चाहिए? वो भी अपना यहाँ पर पक्ष रखें कि उनको क्या चाहिए। वो बिल्कुल हुँ, हुँ। साफ तौर पे कहें कि हम ये सब नहीं देखना है, हमें वो देखना है जो ज़मीनी सच्चाई है, जो इस जी। देश का आखिरी व्यक्ति जो है, उसका हाल क्या है, हमें वो जानना है। अगर वो हुँ, भी हुँ। अपना जो पहले देखा करते थे, हम अखबार में पढ़ा करते थे, हम रोने लग जाते थे कि कोई एक बच्चा है, उसके माँ-बाप नहीं है। तो किस तरह से जीवन जी रहा है या फिर उसके जिन लोगों के घर में वो रह रहा है, तो वो कैसा बिहेव उसके साथ कर रहे हैं, तो लोग वो पढ़ के रोने लग जाते थे और मदद के लिए आगे आते थे। हमने ये भी हुँ, देखा है कि जब हम ऐसे स्टोरी चलाते थे, तो अखबार के हुँ। दफ्तर में लोगों की लाइन हुआ करती थी मदद के लिए कि आप बताइए कहाँ पे है, हम जाके मदद करेंगे। तो क्या जब बात! दर्शक पाठ इस और जब तक वो भी नहीं लौटेंगे, तब तक पत्रकारिता कैसे लौटेगी? पत्रकारिता का तो यही है ना कि लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या देखना हुँ। चाहते हैं। तो बिल्कुल इसके लिए दर्शकों को भी अपना टेस्ट जो है वो बदलना पड़ेगा। अपने लिए जहाँ बात हो, जहाँ मेरी बात हो, एक नागरिक के तौर पर मेरी बात हो, एक समाज के तौर पर मेरी बात हो, तो वही हम देखें, वही हम पढ़ें। तो ज़रूर वो दौर खैर वो दौर तो हर हाल में आना ही है, ज़रूर आएगा। हुँ, हुँ। एक महिला पत्रकार के लिए घर और काम
यानी पत्रकारिता में तालमेल बिठाना कितना मुश्किल भरा होता है, और क्या ये भी एक वजह है कि कई महिला पत्रकार शादी से भी कतराती हैं, या फिर एक समय ऐसा आता है, क्योंकि मैं मीडिया एजुकेशन में हूं, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बेसिकली फीमेल मीडिया स्टूडेंट्स होते हैं, पर बहुत कम पत्रकारिता के क्षेत्र को चुन पाते हैं। तो इसकी वजह क्या है? पीआर ज्यादा चुन रहे हैं। बिल्कुल पीआर ज्यादा चुन रहे हैं, क्योंकि पीआर में थोड़ा सी जॉब सिक्योरिटी भी है। पत्रकारिता में जॉब सिक्योरिटी उतनी नहीं है। पीआर में बहुत अच्छा है, और महिलाओं के लिए खास तौर से पीआर में काफी स्कोप यहाँ पर हम देखते हैं, अगर करियर के तौर पे और पैसे के तौर पे, है ना, पैसा वहां हम्म। अच्छा मिलता है। पत्रकारिता पूरी तरह से एक करेज वाला काम है, और दूसरी इस बात के लिए हमेशा आपको तैयार रहना पड़ता है कि जॉब जो है वो यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है। और हम्म। अगर आपके अंदर है, आपके आप उन मुद्दों को सामने लाते हो जो मुद्दे बिल्कुल हटकर हैं, आपने स्थापित कर लिया, तो कहीं पर भी आप कर सकते हैं, कहीं पर भी लिख सकते हैं, हर जगह आप पढ़ी जाएंगे, हर जगह आप। तो ये एक बड़ा मसला है महिला पत्रकारों के साथ में कि शादी की जो जहां तक आपने बात की है, शादी से वो इसलिए नहीं कतरा रही कि उनको करियर ज्यादा चुनना है या फिर ये मुश्किल फील्ड चुनना है। शादी से इसलिए हम्म। भी महिलाएं कतराती हैं क्योंकि उनके साथ में सहयोग करने वाले लोग जो है वो बहुत कम मिलते हैं। बहुत कम महिलाओं को सहयोगी के तौर पर मिलते हैं। पति मिल जाते हैं, ससुराल वाले मिल हम्म। जाते हैं, लेकिन सहयोगी नहीं मिलते, उनके साथ क्या चलने वाले नहीं मिलते। उनके साथ बराबरी का सम्मान का जो उनके साथ में व्यवहार होना चाहिए, वो व्यवहार करने वाले नहीं मिलते, विश्वास करने वाले नहीं मिलते। घर का काम सभी मिलकर करें और बाहर भी सभी नौकरी करें। वक्त ऐसा इकोनॉमी के लिए भी जरूरी है। जब हम देश के लिए देखें तो महिलाएं जो हैं वो जब तक अपना इकोनॉमी में अपना योगदान नहीं देगी, देश तरक्की नहीं कर सकता। हम्म। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि हर घर में जितने लोग हैं उतने लोग बाहर जाएं, कमाएं, लेकिन घर का काम भी तो साथ करें। तो महिलाएं इसलिए कतरा रही हैं, ये जो है गलत तरह से बयान किया जा रहा है कि उनको करियर जो है उसको प्राथमिकता दे रहे हैं। नहीं, वो उस डर से निकलना चाहती हैं या उन मुसीबतों से निकलना चाहती हैं जो उसके लिए क्रिएट की जाती है, समाज की तरफ हम्म। क्रिएट की। फिर हम देखते हैं कि ससुराल से क्रिएट की जाती है। तो अगर किसी को एक कंफर्ट जोन हम देते हैं, बराबरी की जगह देते हैं, सम्मान की जगह देते हैं, तो वो कहाँ जाएगा? किसे नहीं चाहिए सम्मान, किसे नहीं चाहिए बराबरी, वो उसको छोड़कर हम्म। नहीं जाएगा। लेकिन अभी भी हम ऐसा समाज आज भी हम तैयार नहीं कर पाए हैं जो वर्किंग वीमन को एडजस्ट कर सके या वर्किंग हम्म। वीमन की एक्सेप्ट कर सके। तो वो समाज तो अभी तक हम बना ही नहीं पाए हैं। तो जो समाज पहले से है वो महिलाओं के लिए डर का बायस ही है। आज भी वो डराता ही है कि अगर मैंने शादी की, इतने सारी जो प्रॉब्लम होगी, चार इतने लोगों का खाना बनाना है, या प्रॉब्लम ये नहीं है, सभी मिलकर काम करें। खाना तो सभी को खाना ही है ना, तो सभी मिलकर बिल्कुल। काम वहां पर करें, सभी मिलकर नौकरी करें और एक अच्छी जिंदगी जिए। तो इसके लिए जो पुरुष हैं वो आज भी हम देखते हैं कि बहुत कम ऐसे होते हैं जो दोस्त के तौर पर मिलते हैं। पति कम और दोस्त के तौर पे ज्यादा मिले, जो ये विश्वास दिलाएं कि हम दोनों बराबर हैं, हम दोनों बराबरी पे काम करेंगे, बराबरी पर रहेंगे। तो जहाँ जिसको दोस्त की तरह मिलता है पति, वो बिल्कुल चुनती है। वो चुनने से क्यों पीछे रहेगी? अगर किसी को दोस्त मिलता है पति के तौर पर, तो वो चुनने से क्यों पीछे रहेगी? तो ये मैं इस पे इल्ज़ाम या आरोप मानती हूँ महिलाओं पर कि वो शादी हम्म। इसलिए नहीं कर रही क्योंकि उनको करनी चाहिए। नहीं, उनको ज़िंदगी में सब चाहिए, सभी को सब कुछ चाहिए। आप दो तो सही, आप समाज वैसा हम बनाएँ तो सही मिलकर। तो अभी भी हम्म। सपोर्टिव नहीं है। तो वो हम्म। सपोर्टिव नहीं है तो फिर भी सपोर्टिव नहीं है। जब तक परिवार हम्म। सपोर्टिव नहीं होगा तो आप पत्रकारिता तो नहीं ही कर सकते, हरगिज़ नहीं जी। पत्रकारिता। हम्म। क्योंकि पत्रकारिता जो है वो चुनौती का काम है, तो वो चुनौती आप तब ले सकते हो जब आपका परिवार भी विश्वास दिलाए कि अगर बाहर कुछ जैसे हम देखते हैं कि पत्रकारिता में बहुत सारे केसेस भी चलते हैं या फिर कई कई सारे रिस्क होते हैं। तो परिवार ये विश्वास में तो दिलाए कि जो भी रिस्क होगा उसमें हम आपके साथ हैं या हम लड़ेंगे साथ में। तो जी। फिर आसान पत्रकारिता की राहें भी।
तो सिर्फ हुँ, हुँ। करेज या फिर सिंगल वन मैन आर्मी जो है वो कभी नहीं चलती। अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। एक पूरा जी। माहौल होता है जो हमारा परिवार बनाता है, हमारा समाज बनाता है, हमारा संस्थान बनाता है जहाँ पर हम काम करते हैं। तो ये सब जब सारे सपोर्टिव रोल में आपके आते हैं तो आप पत्रकारिता भी बेहतर कर सकते हैं और इससे अच्छे काम भी बेहतर कर सकते हैं। हुँ, हुँ। आप जितनी अच्छी पत्रकार हैं, उतनी ही संजीदा साहित्यकार भी हैं और ये दोनों पेशा जो है वो समय की माँग करता है। तो आप इसमें तालमेल कैसे बिठाती हैं? तालमेल का नहीं मुझे मालूम, लेकिन जब मेरा मन करता है कि लिखना वाक़ई में समय माँगता है। मैं एकांतवासी हूँ, मैं एकांत प्रिय हूँ। हुँ, एकांत हुँ। मैंने शुरू से अपने लिए चुन रखा है और ऐसा घर स ले रखा है अपने लिए, किसी से हुँ, माँगा नहीं मैंने अपने लिए। तो एकांत जो है वो आपको देता ही है, आपके विचारों को पॉलिश करता है और पढ़ना जो है वो जारी रहता है मेरा, चाहे मैं लिखूँ ना लिखूँ लेकिन पढ़ना जारी रहता है। पत्रकारिता की ऐसी बात है कि आप जिसके लिए पैशनेट होते हो, मुझे लगता है उन चीज़ों के लिए आपको वक़्त निकालने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं जॉब करती हूँ और मुझे हर दिन लगता है कि नहीं मैं आज कुछ अच्छा लिखूँ, कल से बेहतर लिखूँ, कि हुँ, मैं कह हुँ। सकूँ कि मैंने क्या किया पत्रकारिता में। ठीक ऐसे ही किताबें मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं, मैं उनके लिए भी पैशनेट हूँ। तो जब भी कहानियाँ मुझसे टकराती हैं, वो कहानियाँ मन में पकती जाती हैं और जब ये लगता है कि ये अब फाइनल स्टेज पे है, अब इनको उतार लेना चाहिए, तो बिल्कुल मैं उस वक़्त बैठ के और उनको टाइप कर लेती हूँ। रात में ख़ास तौर से रात जो होती है वो पसंदीदा होती है लेखन के लिए, तो हुँ, बिल्कुल मैं हुँ। रात में इसके लिए निकाल लेती हूँ और जैसा कि मैंने कहा कि आप जिस चीज़ के लिए पैशनेट हैं उसके लिए वक़्त निकल जाता है, उसके लिए आपको अलग से जैसे मैंने हमेशा सुना है कि दुनिया में जितने भी महान काम हुए हैं या अच्छे काम हुए हैं, इन्हीं 24 घंटों में हुए हैं। ये चीज़ मुझे हमेशा मैं याद रखती हूँ कि सभी को यही तो मिलता है, कुछ भी जिनके नाम है या जिन्होंने इस समाज को कुछ दिया है, तो मैं भी तो कर सकती हूँ। तो मैं बिल्कुल अपनी इस लाइन को याद रखती हूँ और दोनों चीज़ें मेरी पसंदीदा हैं, दोनों चीज़ मैं अपनी मर्ज़ी से, अपनी पसंद से करती हूँ, तो मैं हुँ, हुँ। पैशनेट हूँ और साहित्य मेरे लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि ये समाज के लिए, ये देश के लिए, दुनिया के लिए, मानवता के लिए कई सारी जो है वो नए-नए विचार आपको देता है, कई सारी आपके ज़िंदगियाँ खोलता है, कई सारी दुनियाएँ आपके सामने रखता है। तो साहित्य मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और पढ़ना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं नया क्या जानूँ, दुनिया में नई कौन-सी कहानियाँ आ रही हैं। तो हुँ, पढ़ने हुँ। का काम मेरे रात जो एकांत है मेरा, तो बिल्कुल मैं उसमें करती हूँ और लिखने का काम भी रात में ही हो पाता है, ये सभी जानते हैं लेखक जितने भी हैं उनको भी रात ही पसंद है लिखने के लिए और दिन बिल्कुल जॉब के लिए है, तो आप अपना जो समय आप जो शिकायतें करते रहते हैं मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है। शिकायतों का समाधान होता है, समाधान पे बात करेंगे, तो ज़रूर आप वक़्त निकालेंगे। अगर अपने पसंदीदा काम के लिए भी आप वक़्त नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उसका मतलब कुछ गड़बड़ ज़िंदगी में ही है, तो उसको हुँ, ठीक हुँ। करिए। हुँ, हुँ। आपका जो पहला ही उपन्यास है ए मेरे रहनुमा जिसके लिए आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला और इस उपन्यास की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? और जब ये पब्लिश हुआ, उस वक़्त जो आपके साथी थे, जो और लोग थे, जिन्होंने इसको पढ़ा होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने से पहले, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी इस उपन्यास पर? देखिए जो ज्ञानपीठ के लिए मैंने जब इसको भेजा था उससे पहले किसी ने नहीं पढ़ा था इसको क्योंकि मेरी ये पहली रचना थी। हुँ, हुँ। तो बिल्कुल मैं डर हमेशा ही लगता है आप कुछ भी नया करते हैं तो आपको ये उम्मीद तो नहीं होती कि आपकी सिलेक्ट हुई जाएगी। तो जी। बिल्कुल मैंने उसको लिखा बिना किसी को बताए उसको भेज दिया और लकीली ऐसा हुआ कि भारतीय ज्ञानपीठ से अनुशंसित हुआ, प्रकाशित हुआ। तो वो मेरे लिए साहित्य में कदम रखने का एक बड़ा दिन था, वो दिन। हुँ, वहाँ से मेरी साहित्य की शुरुआत हो गई, साहित्य का जो सफ़र है वहाँ से वो शुरुआत हुँ, हुँ, हुई और उसके हुँ, बाद जो लोगों ने उसको पढ़ा मुझे उसके लिए इतनी अच्छी क्योंकि वो भारतीय ज्ञानपीठ से पब्लिश हुआ था, तो मेरे पास कहाँ से कॉल नहीं आए। उड़ीसा, भुवनेश्वर मैं इतनी हैरान थी, अच्छा दिल्ली के अलावा भी लोग पढ़ेंगे।
तो ये मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात थी। फिर उसके बाद में भुवनेश्वर और बड़ौदा की 2 लड़कियाँ हैं, उन्होंने इसमें पीएचडी भी किया, फिर एक ने हुँ, हुँ। एमफिल भी किया। तो ये सब मेरे लिए उसी साल 2016 में तो मेरे लिए ये बहुत सरप्राइज़िंग था और अच्छी भी बात थी। तो लोगों के अच्छा आया क्योंकि मैंने इसका जो सब्जेक्ट चुना था, यही जो हम बात कर रहे थे कि जो कमा रही हैं या कमाने के लिए निकल चुकी हैं महिलाएँ, तो वो सशक्त नहीं हुई। क्यों? क्योंकि समाज अभी भी बदला नहीं है उनके लिए, जैसा कि हुँ, मैंने कहा, अब भी उनकी एक्सेप्टेंस नहीं है। तो वही हुँ, बात वहाँ पे है कि बोल्ड है, लड़कियाँ बोल्ड हैं, लड़कियाँ बोल्ड जो है वो अब करियर चुन रही हैं, अपने फैसले ले रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अकेले हैं। क्योंकि उनको हुँ। वैसा साथ नहीं मिल रहा है समाज की तरफ से। तो क्योंकि उनके खुदा बनने के लिए सभी राज़ी होते हैं, साथी बनने के लिए कोई राज़ी नहीं होता है। क्या तो बात बिल्कुल यही स्टोरी लाइन रही उसकी और मेरे जो साथ मेरी सीनियर्स रही हैं जो सभी जॉब में ही हैं, तो उन लोगों ने जब वो पढ़ा और उनकी जो डीडवाना की मैं जो रहने वाली हूँ, वहाँ से जो मुझे प्रतिक्रियाएँ मिली, वो वाक़ई में हुँ, मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल थी, बाकी लोगों को तो मिली। तो वो उनसे मुझे ये जानने को मिला कि तस्नीम तुम्हें कैसे पता कि हर एक की ज़िंदगी ऐसे तुमने हमारी ज़िंदगी को कैसे जान लिया? तुमने कैसे पढ़ा? तुम्हें कैसे पता चला कि हमारी ज़िंदगी तो जब लोग जुड़ते हैं उन चीज़ों से, तो मुझे लगता है कि ये वाक़ई में आपने जो कहा है, उसके साथ अगर कोई जुड़ रहा है, तो इससे अच्छी बात तो लेखक के लिए कुछ नहीं हो सकती, कि हुँ, कुछ हुँ। लोग उससे जुड़े हैं और समझ रहे हैं ये उनकी अपनी ज़िंदगी है। तो बेशक मेरे लिए ये बहुत वैल्यूएबल थी ये सारी प्रतिक्रियाएँ और उसके साथ में इस उपन्यास पे बेहद प्यार मिला और उसका इंग्लिश अनुवाद भी हुआ, जो भी भारतीय ज्ञानपीठ और वाणी प्रकाशन से ही प्रकाशित हुआ था और उसको भी बहुत स्नेह मिला और उसके बाद मेरा कहानी संग्रह आया, कहानियाँ भी मैंने बहुत लिखी, कहानियों पर भी मुझे जो वरिष्ठ साहित्यकार से लेकर जो पाठक हैं, उन तक के मुझे खत मिले, मैसेज मिलते हैं। तो वो एक अलग ही पूँजी है मेरी। क्या बात! मुझे लगता है कि मैं फिर से वो उसी बात पे जाती हूँ कि अगर मैं 10 टू 5 वाली कोई जॉब कर रही होती, अच्छे सरकारी अच्छे पैकेज वाली, तो ये पूँजी मुझे नहीं मिल पाती। जो खत हुँ, मैं राइटर्स को लिखने का सोचती रही या कुछ मैंने लिखे जब मैं छोटी थी या मैं कॉलेज के समय में थी, उस तरह के खत जब मुझे मिलते हैं, तो आप सोचिए कि कैसा लगता होगा, मैं तो उसको बयान भी नहीं कर सकती। तो ये सब जी। मुझे नहीं मिल सकता था और इसके ज़रिए मुझे पर्सन टू पर्सन जुड़ने का जो मौका मिला है लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिला है या लोग कहानियाँ पढ़कर जुड़ते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही तुमने कैसे पकड़ा इस चीज़ को, ये तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो एक सुख होता है कि आपके अंदर हुँ, समझ जो है वो विकसित होती जा रही है। तो बिल्कुल समझ जो है वो विकसित होती जानी चाहिए, विचार जो है वो आते रहने चाहिए, नए होते रहने चाहिए, परिष्कृत होते रहने चाहिए। तो ये मुझे मेरे लिखने ने, पढ़ने ने ये सब दिया है और मैं इस पूँजी से बहुत, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हुँ, हुँ। एक तरफ अगर देखा जाए तो साइंस टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एआई की जो स्पीड है वो कहा जा रहा है कि पता नहीं अभी और क्या-क्या चीज़ें किस तरीके के डेवलपमेंट्स किस तरीके की चीज़ों को दिखाएगा, नया इनोवेशन होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो दूसरे साइड हमें समाज जो है का एक आर्टिकल पढ़ा था कि जाति ना पूछो बेटी की। कि बेटी के साथ खड़ा होने के बजाय समाज बेटी के सामने खड़ा हो जाता है। आज भी औरतों के खिलाफ हिंसा जारी है। तो एक तरफ साइंस और टेक्नोलॉजी का तेजी से बढ़ना और दूसरी तरफ समाज का दकियानूसपन या जो पितृसत्ता की जो गहरी जड़ें हैं उनका बढ़ना, ये दोनों एक साथ कैसे चल रहे हैं? दरअसल ये दोनों एक साथ नहीं चल रहे हैं, वो अलग अपनी जर्नी पर चल रहा है विज्ञान। लेकिन हमारा समाज आज भी वही है, वो जड़ है और जब तक वो जड़ रहेगा तब तक कम से कम मेरी लड़ाई तो जारी रहेगी। मैं लिखती रहूँगी, मैं लड़ती रहूँगी, ये जारी रहेगी। हम देखते हैं कि सुनीता विलियम्स को लेकर हैशटैग हम यहाँ पर चलाते हैं। लेकिन हमारे हमारे अपने ही शहर में
जो नवजात बच्ची है वो एक नाले में पड़ी मिलती है, लेकिन हमारे लिए वो बहुत आम है। उसके लिए हुँ, अब हमें कोई दुःख नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में ये चीज़ें सामान्यकरण हो चुका है। बलात्कार शब्द उसका सामान्यकरण हो चुका है कि ये नॉर्मलाइज़ेशन है इस समाज का। इस खतरनाक स्तर पर ये पहुँच गया है बदलने की बजाय। आप जो बेटियाँ बाहर जाकर कर रही हैं या उनको आप इतना एप्रिशिएट कर रहे हो, लेकिन आप अपनी बेटी के साथ में क्या कर रहे हो? मैं अपनी हुँ, बात बताती हूँ कि मैं जब कहीं जाती हूँ तो वो लोग देखते हैं कितनी अच्छी लड़की है, कितनी अच्छा बोलती है, कितनी अच्छी लड़की है, कितना बोल्ड पेशे में है। लेकिन वो अपनी बेटियों को नहीं बनाना चाहते पत्रकार। हुँ, वो अपनी बेटियों को बिगड़ैल नहीं बनाना चाहते। वो मेरी तारीफ़ करेंगे कि ये किताबें लिखती है, ये फिर कहेंगे नहीं, नहीं ऐसा तो नहीं बनना है, क्योंकि ऐसी बहू नहीं कहीं पे शादी नहीं। तो ये जो दोगलापन है, जो ये हिपोक्रेसी है, ये हमारे समाज से गई नहीं है। इसी तरह से कोई पुलिस है लड़की तो बड़ा अच्छा लगता है कि अरे देखो उसकी बिटिया जो है पुलिस है, इतना कमाती है, आईएएस ऑफिसर है। लेकिन वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी पुलिस में जाए, क्योंकि वो सोचते हैं जाने क्या होगा पुलिस में जाएगी, लोग पता नहीं क्या कहेंगे। तो ये जो दोगलापन है, जो हम 2 तरह से सोचते हैं, 2 तरह से एप्रिशिएट करते हैं, 2 तरह से पूरा जो समाज है वो हिपोक्रेसी से ग्रसित यहाँ पर है। तो ये जब तक खत्म नहीं होगी, जिसे हम पसंद कर रहे हैं, उसी को हुँ, हम अगर बनाना चाहें वैसी ही मतलब क्रांतिकारी जो है वो चाहिए, जो बात कही जाती है क्रांतिकारी चाहिए लेकिन अपने घर में नहीं चाहिए, है ना? तो ठीक उसी तरह से बेटियाँ बड़ी पसंद आती हैं उनको, सुनीता विलियम्स वगैरह बहुत पसंद आती हैं, लेकिन उन्हें अपने घर में नहीं चाहिए। आप हुँ, सोचिए कि कितनी बेटियों को वो लोग जो है पढ़ाते हैं। आज भी हम इंटीरियर में जाते हैं या हमने कोरोना में देखा कि बाल विवाह का प्रतिशत बढ़ गया। जो 17 साल से कम उम्र की लड़कियाँ थी, उनका प्रतिशत बढ़ गया, स्कूल से ड्रॉप आउट जो है वो बढ़ गया। तो हुँ, ये कौन-सा समाज है जो बेटियों को पढ़ाना ही नहीं चाहता? बेटियों की सिर्फ शादी करना उसका एकमात्र उद्देश्य है। तो साइंस का तो यहाँ कोई लेना-देना ही नहीं है, हम साइंटिफिक हो ही नहीं पाए हैं। जिस दिन समाज साइंटिफिक होगा वो आगे की देखेगा, क्योंकि हमने देखा कि विज्ञान हमेशा आगे की सोचता है। पीछे जितनी हुँ, भी रिसर्च हो चुकी है, उनको उनके ऊपर नई रिसर्च करके उनको गलत साबित करता है, खुश होता है। विज्ञान इस बात की खुशी मनाता है कि हमने हमारी पिछली जो रिसर्च है उसको गलत साबित करके एक नया फ़ॉर्मूला दिया है। जबकि हमारा समाज समाज के तौर पर हम देखें तो वो वैज्ञानिक सोच तो उसकी बिल्कुल भी नहीं है। वो अपना पुराना लेकर ही खुश है, वो नया होना ही नहीं चाहता। वो उस पुराने पर भी आप कुछ कह दोगे तो ये कहेगा कि अरे आपने हमारे पुरातन पर कैसे कह दिया? ये तो हमारी हुँ, परंपराएँ हैं। और जो जात न पूछो बेटी की आपने लिखा है, तो बेटियों के साथ हर धर्म में, हर जाति में, हर स्टेट में, हर राज्य में किस तरह का बिहेव हो रहा है, इसको मैंने इंगित की है कि कोई जात धर्म कुछ नहीं है उनका। उनके साथ एक सा व्यवहार हो रहा है। उनके साथ अगर बलात्कार हो रहा है तो ये नहीं देखा जाता कि वो कौन-सी जात धर्म की लड़की है। वो जो करना है उसके साथ में वो हिंसा करते हैं। तो लड़कियों की या महिलाओं की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, उनका एक ही पहचान है कि वो महिला है। तो बिल्कुल मैं यही कहूँगी कि वैज्ञानिक सोच से तो अब तक हमारा कोई लेना-देना नहीं बन पाया है। अगर लेना-देना बने तो शायद हम आगे की सोचें। अभी तक तो हम सुरक्षित समाज के लिए ही लड़ रहे हैं। जब छोटी थी तब से लेके आज तक तो मैं ये देख रही हूँ कि लोग या हम उस सुरक्षित समाज के लिए ही लड़े जा रहे हैं। अरे ये लड़ाई खत्म हो तब तो हम कुछ दूसरा आगे के लिए सोचें। तो आगे के लिए सोचने के लिए समाज को बदलना ख़ैर वो बदलेंगे भी हम जो जितने भी लोग अगर साथ हैं तो बदलना भी हम लोगों को ही है, ज़िम्मेदारी हम सभी के काँधों पर है। तो ठीक हुँ, है, हुँ, धीरे है लेकिन बदलेंगे ज़रूर। जी। आपने बच्चों के लिए भी लिखा है और बच्चों के लिए लिखना कितना कठिन, कितना सरल है और हमारे देश में बाल साहित्य की क्या स्थिति? हमारे देश में बाल साहित्य जो है वो पढ़ने में चाहे कम आ रहा है लेकिन लिखा जा रहा है, काफ़ी लिखा जा रहा है और मेरी पहली कहानी जो थी अब्बू बाग की कुल्फ़ी वो बच्चों पे थी। हुँ, तो हुँ, बच्चों पे लिखना बहुत मुश्किल नहीं है, आपको बच्चा होना पड़ता है, फिर से वहीं जाना पड़ता है और आप देखिए
कि ये हर किसी के लिए सुखदाई होता है जब वो उन दिनों में जाता है, क्योंकि ये हर जीवन का एक नॉस्टैल्जिक पीरियड है कि आप हुँ, एक हुँ। नॉस्टैल्जिया फील, आप एक बार वापस वहीं पर जाकर देखिए, इतनी सारी कहानियां हैं, हर कोने पर कहानियां हैं। हम जो खेला करते थे गलियों में, या फिर कई तरह की कहानियां बना बना के अपने दोस्तों को डराया करते थे, इस हवेली में ये भूत है, वो वाले भूत है। तो वो कहानियां, बहुत सारी कहानियां हैं। तो लिखने का मुझे लगता है कि बाल साहित्य लिखने में कोई परेशानी किसी को भी आए ये नहीं है। हम जो लोग हैं या जो एडल्ट हैं उनकी साइकोलॉजी समझना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन बच्चों की साइकोलॉजी समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम उस वक्त में जाएं, बच्चे हो जाएं, बच्चे होके लिखें, तो बिल्कुल वही जो जिन लोगों ने ध्रुव पढ़ा है, जासूसी कहानियां पढ़ी हैं, उनके लिए तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, क्योंकि वो उस दुनिया को जानते हैं। और इसकी तुलना में मुझे लगता है कि मैं अपने बराबर के लोगों की साइकोलॉजी जानने के लिए निकलूं तो वो थोड़ा मुश्किल है। जबकि मेरे साथ जो बच्चे खेला करते थे, मुझे उनकी साइकोलॉजी उस वक्त का पता है। तो बिल्कुल बाल साहित्य जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, लोग बच्चों को दिया जाना चाहिए। बच्चों में भी जो रीडिंग हैबिट्स है वो हुँ, पढ़ाई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आए। हालाँकि इसके लिए एनपीटी वगैरह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी किताबें आ रही है इसके लिए। हुँ, तो हुँ, और बाल साहित्य लिखना मुश्किल काम तो नहीं है, अगर हम लिखना चाहें तो। हुँ, हुँ। पत्रकारिता में जो इच्छुक छात्राएँ हैं, जो आना चाहती हैं, उन छात्राओं के लिए आपका क्या संदेश होगा? छात्राओं और छात्रों सभी के लिए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप जो भी पत्रकारिता में आए वो पूरी तैयारी के साथ में आए। क्योंकि ये फ़ील्ड सीखने के लिए नहीं है कि हम आए और पहले 2 साल सीखें। इसके लिए हुँ, हुँ, हम आज देखते हैं कि जो भी नए लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी भाषा पर पकड़ नहीं है। अगर आप इंग्लिश जर्नलिज़्म में जा रहे हैं, इंग्लिश भाषा के साथ में, तो आपकी कम से कम इंग्लिश पे पकड़ अच्छी हो। अगर आप हिंदी पत्रकारिता में जा रहे हैं, हिंदी संस्थानों में जा रहे हैं, तो आपकी हिंदी पर भाषा पर पकड़ अच्छी हो। भाषा पर पकड़ अच्छी से मेरा यहाँ पर ये है कि आपके पास मुहावरे होने चाहिए, आपके पास पर्यायवाची होने चाहिए, आपके पास मुद्दों की समझ होनी चाहिए। तो मुद्दों की समझ नहीं है, आप अखबार नहीं पढ़ते हैं, आपने नहीं देखा कि अ, कौन से मुद्दे से किस इंसान को क्या फ़र्क पड़ता है, जनता को क्या फ़र्क पड़ता है। उनके घर में एक समय खाना नहीं बनता तो किस-किस तरह की बीमारियाँ, परेशानियाँ होती हैं। मतलब पूरा एक रिसर्च बेस्ड होता है हर स्टोरी। तो इस तैयारी के साथ आए सभी, और महिलाएँ खास तौर से बच्चियाँ जो हैं वो ज़्यादा तैयारी के साथ आएँ, क्योंकि उनके लिए ज़्यादा संघर्ष है, उनको ज़्यादा प्रूव करना होता है कि उनमें समझ है। तो बिल्कुल इस तैयारी के साथ में आप आएँ, लैंग्वेज पर ज़रूर पकड़ बनाएँ। भाषाई तौर पर अगर आप कमज़ोर हैं तो पत्रकार तो नहीं बन सकते। इसके साथ ही मुद्दों की समझ आप में होनी चाहिए, राजनीति आपके टिप पर आपको याद होनी चाहिए। आप जब हमारे यहाँ इंटरव्यू होते हैं और हम पूछते हैं कि हमारे यहाँ जो है महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो नहीं याद होता, क्यों नहीं याद? आप पत्रकार बनने आए हैं, आपको समाज के बारे में, देश के बारे में, राजनीति के बारे में आपको कुछ भी नहीं मालूम है, तो ये बहुत मतलब बुरी स्थिति होती है। हालाँकि इसमें पत्रकारिता संस्थानों को भी मैं मानती हूँ, क्योंकि वहाँ पर किताबें पढ़ाई जाती है, लेकिन प्रैक्टिकली एक खबर क्या कैसी होती है, हेडिंग क्या होता है, उसका इंट्रो क्या होता है, ये सब नहीं बताया जाता। और छात्राओं के लिए मैं स्पेशली कहूँगी कि कम से कम ग्लैमर समझकर तो हरगिज़ ना आएँ। ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी वाला काम है, संघर्ष वाला काम है। आज आप नया क्या देंगे? आपके पास हर दिन एक नया आइडिया होना चाहिए। इसके लिए आपके पास बहुत सारा आप में पढ़ने का मादा होना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। उसके बाद में हर दिन आप फील्ड में जाएँगे, संघर्ष करेंगे, आपके पास कोई बहाना नहीं होगा कि आज मैं यहाँ पर आपका बुखार-जुकाम इस ये सब मायने नहीं रखता है। बिल्कुल, कतई तौर पे नहीं रखता है। अगर आप एक दिन आपकी स्टोरी में पीछे हो गए, तो आप बहुत पीछे चले जाते हैं। तो बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ में आएँ, करेज के साथ में आएँ और इस तरह से आएँ कि आपको संघर्ष करना है, आपको आपकी जगह बनानी है। दुनिया ये जाने कि आपने क्या नया विचार दिया या आपने क्या नई स्टोरी की है। आपने क्या समाज में पत्रकार होने के नाते क्या अच्छा योगदान दिया है, जिसके लिए लोग आपको याद करें। यहाँ पर मेरा मतलब याद करने से नहीं है, लेकिन उस काम से है जो आपने ज़िम्मेदारी से किया है।
तो उस ज़िम्मेदारी को समझने के बाद ही आए यहाँ पर, ग्लैमर को देख के कतई ना आए, पैसे को देखकर कतई ना आए, क्योंकि उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष यहाँ पर करना पड़ेगा और अच्छा काम करना पड़ेगा और अच्छे काम के लिए तैयार रहें। आते ही ये ना सोचे कि आप 2 जगह पुलिस वालों को डाँट देंगे और आपका काम हो जाएगा। नहीं, आप काम करने के लिए आ रहे हैं, तो काम करने के लिए आइए और संघर्ष के लिए तैयार होने के बाद ही जो है वो छात्राएँ यहाँ पे आएँ। क्या बात है! बहुत अच्छी बात कि खास तौर से लड़कियां अगर आ रही हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में तो वो पूरी तैयारी के साथ आए, क्योंकि उन्हें एक तरीके से दोहरे स्तर पे लड़ाई लड़नी है। एक तरफ परिवार है, समाज है, और दूसरी तरफ आप जिस संस्थान में काम कर रही हैं वहां पर भी आपको अपने पोटेंशियल को प्रूव करना होगा। तो उससे पहले आपका मजबूत होना, आपकी समझ का विकसित होना बहुत जरूरी है। आपका बहुत बहुत आभार तस्नीम खान जी इस सार्थक चर्चा के लिए, और उम्मीद है कि ये चर्चा एक दिशा देगी आने वाले पत्रकार साथियों को, आने वाले छात्र छात्राओं को। पूरा एक बार धन्यवाद। बहुत शुक्रिया भावना जी।